जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एसएससी एमटीएस की नई भर्ती के बारे में। एमटीएस का फॉर्म जिन बच्चों ने भर दिया है उनके लिए भी ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है ये वीडियो। देखिए, एसएससी एमटीएस का अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं या भरने जा रहे हैं या भर दिया है तो आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपको लगाना मैंडेटरी है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इससे पहले जो आरपीएफ की नई वैकेंसी चल रही है इसमें भी बच्चों ने बहुत सी गड़बड़ी की है, जो अब कमेंट कर रहे हैं मुझे और परेशान हैं कि अब सर क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एक गलती आपके नौकरी पाने का जो सपना है वो छीन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे पास रिक्वायर्ड हैं, जो होना ही होना चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। पहला है क्वालिफिकेशनल सर्टिफिकेट। क्वालिफिकेशनल सर्टिफिकेट आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप किसी भी वैकेंसी का फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि उस लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जैसे इसमें 10th पास मांगा गया है तो आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब यहाँ सवाल उठता है, बच्चे कहते हैं कि सर मैं एक सब्जेक्ट में फेल हो गया था विद ग्रेस, या मेरे नंबर कम है, या स्कूटनी XYZ किसी भी तरीके कोई भी क्वेरी आती है, तो आप सिंपल यहाँ ये समझ लीजिए कि आप 10th पास हैं। ओवरऑल अगर आपका रिजल्ट पास आ रहा है तो आप पास हैं, निसंकोच आप इस वैकेंसी का फॉर्म भर दीजिए। हाँ, यहाँ एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जिन बच्चों के सर्टिफिकेट में फादर का नाम, मदर का नाम या खुद का नाम या डेट ऑफ बर्थ है गलत है, तो वो फॉर्म भरने से पहले इसे सही करा लेंगे, क्योंकि बाद में आपको दिक्कतें आने वाली हैं। देखिए, इस समय क्या है कि अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है, तो आयोग ऐसे में आपको एक्सक्यूज़ का मौका नहीं देता है, वो सीधे सीधे आपको आउट कर देगा, क्योंकि उसके पास पर्याप्त संख्या है। तो क्वालिफिकेशनल सर्टिफिकेट आप अपना सही करा लीजिए। आपके पास अगर हायर एजुकेशन है, आपने 12th किया है, ग्रेजुएशन किया है, पीजी किया है, बेशक आप लगा सकते हैं उसमें, लेकिन आपको इसका वेटेज नहीं मिलेगा। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आप मतलब ये लगा दीजिए, लेकिन वेटेज नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वालिफिकेशनल ओनली 10th पास मांगी गई है। दूसरा आता है आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस वैकेंसी के लिए। आईडी प्रूफ अब आपका कौन सा होना चाहिए? आईडी प्रूफ में आपके पास आधार होना चाहिए। आधार कार्ड अगर आपके पास है, या पैन कार्ड है, या फिर वोटर आईडी कार्ड है आपके पास, वोटर आईडी कार्ड है, ये भी चल जाएगा। देखिए, आधार, पैन या वोटर आईडी कार्ड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट होते हैं। आधार तो लगभग सभी के पास है, लेकिन अब यहाँ एक बात आप ध्यान ये रखिए कि जो आपका आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ आपके क्वालिफिकेशनल सर्टिफिकेट में होनी चाहिए। बहुत से बच्चों में क्या है कि आधार कार्ड में जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है वो अलग है, और क्वालिफिकेशनल सर्टिफिकेट जो आपका 10th का दे रहे हैं उसमें अलग है। फादर का नाम भी मिसमैच कर रहा है। तो आप इनमें से कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट लगाइए जिसमें क्वालिफिकेशनल सर्टिफिकेट में जो आपने अपनी आइडेंटिटी दी है, फिर चाहे आपके फादर का नेम हो, मदर का नेम हो या डेट ऑफ बर्थ हो, इससे मैच करती हो। अगर ऐसा नहीं है तो केवल 15 दिन में 15 डेज आपको लगते हैं अपना आधार कार्ड सही कराने के लिए। जल्दबाजी मत करिए, 1 महीने का समय है अभी, आप बिल्कुल भी गड़बड़ी मत करिए। 15 दिन में आपका आधार कार्ड सही होकर आपके घर पर आ जाएगा, और आपको किसी भी तरीके कोई भी समस्या नहीं होगी फॉर्म भरने से पहले। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर बहुत ज़्यादा भ्रांतियां फैली हुई हैं। अब बच्चे करते क्या हैं, आरपीएफ में भी यही गलती की है और हो सकता है इसमें भी वही गलती करेंगे। ये गलती आप ना दोहराइए। इस वीडियो को बनाने का केवल और केवल उद्देश्य यही है। देखिए,
कास्ट सर्टिफिकेट में बच्चे क्या करते हैं कि वो स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट लगा देते हैं। आप मोटा मोटा आप ये जानिए कि जब स्टेट लेवल की वैकेंसी आई है तब आपको स्टेट का देना है, लेकिन अगर सेंट्रल लेवल की वैकेंसी आई है तो आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट देना होगा। इसका प्रारूप जो नहीं जानते बच्चे कि सेंट्रल का सर्टिफिकेट कैसा बनता है, क्या होता है, तो इसका जो प्रारूप है वो नोटिफिकेशन के लास्ट में दे दिया गया होता है, वो आपका चल जाएगा। इसके अलावा सेंट्रल का कोई भी सर्टिफिकेट आपने बनवा रखा है, फिर चाहे आरपीएफ के लिए बनवा रखा हो, एसएससी जीडी के लिए बनवा रखा हो, या किसी और वैकेंसी के लिए भी बनवा रखा हो, वो भी आपका यहाँ पर चल जाएगा। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर अब आपके पास कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है कि कास्ट सर्टिफिकेट आपका जो होना चाहिए सेंट्रल लेवल का, वो फॉर्म भरने की तिथि से पहले का होना चाहिए। यानी कि जब आप फॉर्म, आई थिंक 27 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 27 जुलाई, तो उससे पहले का होना चाहिए। अभी मोटा मोटा 1 महीने का समय आपके पास, आप इसको बनवा सकते हैं, और जिसका नहीं बना है, करेक्शन में है, नाम में गलती है, वो उसको सही करा सकते हैं। चौथा आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि क्या सर डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी सेंट्रल लेवल का बनेगा? तो नहीं बनेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका केवल स्टेट लेवल का बनता है, और जिन बच्चों के पास स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो 100% फॉर्म को भर सकते हैं, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो किसी भी स्टेट से हो, बहुत दूर दूर से बच्चे हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, असम से हैं, गुजरात से हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, बहुत दूर दूर से, सभी के लिए यही सिचुएशन लागू होती है कि कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका होगा वो आपका होगा सेंट्रल लेवल का, और जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा वो होगा स्टेट लेवल का। अब यहाँ पर बहुत से बच्चों के मन में सवाल आता है कि सर क्या हमको एनओसी भी चाहिए? तो आपको बहुत से लोग बताएंगे कि आपको एनओसी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, एनओसी आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एनओसी तब चाहिए होता है जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, और वो एनओसी और चरित्र प्रमाण पत्र आपका थाने से बन जाता है। थाने से बनता है एनओसी, तो आपका उससे राजस्व से बनेगा कि आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी राजस्व का बकाया नहीं है, आप किसी तरीके के देनदार नहीं हैं। और जो चरित्र प्रमाण पत्र बनेगा आपका, वो बनेगा थाने से। थाने से इसलिए बनता है क्योंकि उसमें दिखाया जाता है कि आपके ऊपर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है, किसी भी तरीके का आपने अपराध नहीं किया, किसी भी आप आपराधिक कृत्यों में संलिप्त नहीं हुए। ये सब सारी चीज़ें उसमें मेंशन की जाती हैं। फिर आते हैं फोटो पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक चीज़ होती है वो होती है फोटो एंड सिग्नेचर। फोटो एंड सिग्नेचर में भी बच्चे गलती कर रहे हैं, बहुत से बच्चे गलती कर रहे हैं। यही गलती दोहराई है उन्होंने आरपीएफ में भी। क्या करते हैं कि जो आपका मानक एक मांगा गया है, सपोज दैट अगर किसी वैकेंसी में मांगा गया है कि आपकी फ़ोटो होनी चाहिए मैक्सिमम 50 KB की, 50 KB, तो आपको 50 KB तक ही फ़ोटो रखनी है। इसका रेजोल्यूशन बहुत कम भी मत करिए। अब बच्चे क्या करते हैं कि इसको 10 KB की भी अपलोड कर देते हैं। अब जब 10 KB की आप फ़ोटो अपलोड कर देंगे तो आपकी फ़ोटो की क्वालिटी बहुत घटिया हो जाएगी, बहुत गंदी हो जाएगी, फिर वो पहचान में नहीं आता है, और कहीं ना कहीं आपका फॉर्म इस कारण से भी रिजेक्ट हो जाता है। तो आप कोशिश करिएगा कि जो आपकी फ़ोटो आ रही है वो 40 KB से ऊपर रहे, 40 KB से ऊपर ही रहे। 40 से नीचे मतलब 35 तक भी चल जाएगी, लेकिन 40 से ऊपर रहे तो सो बेटर है। सेम यही कंडीशन लागू होती है सिग्नेचर के लिए भी। सिग्नेचर भी आपका स्पष्ट होना चाहिए। अब एक बच्चा मुझे कमेंट किया कि सर मैंने अपना सिग्नेचर हिंदी में कर दिया था, तो क्या ये वैलिड है कि नहीं है? देखिए, सिग्नेचर आपका हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, सब में किसी भी भाषा में आप करिए, सब अलाउड है। लेकिन सिग्नेचर का एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट क्या होता है? सपोज दैट मेरा नाम है अनुज, तो मैं अनुज सिंह अगर लिखना होगा तो ANUJSINGH,
अनुज सिंह। अब ये सिग्नेचर आपका नहीं माना जाएगा, ये तो सिंपल हो गया कि आपने अपना नाम लिख दिया। सिग्नेचर जो होता है वो घसीट लिपि में होता है। किस में होता है? घसीट लिपि। जैसे कि मुझे अगर आप अपना सिग्नेचर करना होगा तो मैं करूँगा ANUJSINGH, कुछ भी आप करके बनाइए, ऐसा बनाइए कि सिग्नेचर लगे। भाई आप नौकरी पाने जा रहे हैं, सरकारी नौकरी करने जा रहे हैं, तो कम से कम एक सिग्नेचर तो सीख ही लीजिए बनाना, इतना तो जरूरी है आपके लिए। तो ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर जिन बच्चों ने गड़बड़ी की है, कहीं पे कोई गलती कर दी है, फॉर्म भर दिया है, तो ये चीज़ें सुधार लीजिए। मतलब कि करेक्शन का भी आपके पास टाइम आएगा, करेक्शन के टाइम पे आप ये सब चीज़ें अपनी सुधार लीजिए। सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने तैयार कर लीजिए। अगर आप इनमें से किसी भी फेज में किसी भी चीज़ में गड़बड़ी कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि 100% आपका फॉर्म रिजेक्ट होना है तो होना है, क्योंकि बच्चों की संख्या ज़्यादा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा है और नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो कम है। तो आयोग आपको क्यों मौका देगा? वो क्यों चाहेगा कि नौकरी से पहले ही आप गड़बड़ी करना चालू कर दें, नौकरी से पहले ही आप गलत चीज़ें करना चालू कर दें? ठीक है, तो आप ये सब सारी चीज़ें बनवा लीजिए। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ में कोई समस्या आ रही है, कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं, बेशक मुझे कमेंट करिएगा। 24/7 आपका भाई आपके लिए अवेलेबल रहता है। तो मिलता हूँ एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।